तो सबसे पहला शब्द है लीमी, ये रैपिड फायर रिवीजन। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन जीवों की जो जमीन और पानी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला शब्द है लीमीवोरस। ये वो जीव होते हैं जो अपना पोषण सीधे मिट्टी खाकर पूरा करते हैं, क्योंकि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? केचुआ। याद रखना है, केचुआ एक लीमीवोरस है। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, खून लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। पर मजे की बात यह है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज नहीं होती। अब जरा शैवाल पर नजर डालते हैं। स्पाइरोगायरा ये मिलता है तेज बहते मीठे पानी में, जबकि यूलोथ्रिक्स ये पाया जाता है धीरे धीरे बहने वाले पानी में। ये छोटा सा अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नंबर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 4 डिग्री सेल्सियस। जब झीलें ऊपर से जम जाती है ना, तभी नीचे का पानी इसी टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। ऊपर की बर्फ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और मछलियां नीचे जिंदा रह पाती हैं। प्रकृति का क्या कमाल का संतुलन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जीवों की जिनमें कुछ खास अनोखी क्षमताएं होती हैं। शहद की मक्खी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बारूदी सुरंगों का पता लगा सकती हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए एक खास तरह का वैगल डांस करती हैं। निशाचर जीव मतलब वो जो रात में एक्टिव होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू इसके सबसे आम उदाहरण हैं। और जेरिकोल्स ये होते हैं रेगिस्तानी जानवर। ये गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे रहते हैं और पानी की कमी को अपने खाने से नमी लेकर पूरा करते हैं। नेपेंथीस, जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, ये एक कीटभक्षी पौधा है। दिलचस्प मजेदार है और अक्सर कंफ्यूज भी कर देता है। सिल्वर फिश, इसके नाम में फिश है पर यह असल में एक बिना पंखों वाला कीड़ा है। और ठीक वैसे ही कीवी एक पक्षी तो है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, एक फ्लाइटलेस बर्ड। और अब सांप की बात। ये एक बिना पैरों वाला सरीसृप यानी रेप्टाइल है। इसमें न तो हाथ पैर होते हैं, न मूत्राशय और न ही मिडिल ईयर। मछली भी बिना पैरों वाला जीव है, लेकिन सरीसृप से अलग इसमें सांस लेने के लिए गलफड़े और तैरने के लिए पंख होते हैं। तो याद रखिए, सांप एक पैरहीन सरीसृप है और मछली एक पैरहीन जलीय जीव। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन से हटकर जेनेटिक्स का एक छोटा सा फैक्ट। अगर एक सफेद आंखों वाली फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस एक लाल आंखों वाले मेल से कराया जाए तो जो F1 जेनरेशन होगी उसकी सभी फीमेल्स की आंखें लाल ही होंगी। चलिए अब अपनी नजरें उन चीजों पर डालते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। गोता लगाते हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। आर्किया बैक्टीरिया, इसका एक टाइप है मेथनोजेंस। इनका इस्तेमाल मीथेन गैस बनाने में किया जाता है, जो एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। वायरॉइड्स तो वायरस से भी छोटे होते हैं। ये गोल आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर प्रोटीन का कोई कवर नहीं होता और ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं। और फिर आते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी वो जीव जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। जो उबलते पानी से ज्यादा टेम्परेचर में रहें वो थर्मोफाइल्स, जो बर्फ में या 0 से भी कम में रहें वो साइक्रोफाइल्स, और जो बहुत ज्यादा एसिडिटी में रहें वो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत तेज रिकैप। लिमीवोरस है केचुआ, शैवाल में स्पाइरोगायरा तेज पानी में, यूलोथ्रिक्स धीरे पानी में, शहद की मक्खी करती है वैगल डांस, निशाचर है मच्छर चमगादड़, रेगिस्तानी जीव है जेरिकोल्स, कीड़े खाने वाला पौधा निपेंथिस, पंखहीन कीट है सिल्वरफिश और उड़ानहीन पक्षी है कीवी। और ये सवाल तो एग्जाम में अक्सर आता है, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? वो है फीमर यानी जांग की हड्डी, याद रखिएगा। और ये 65 से 70% क्या है? ये है पानी। जी हाँ, हमारा शरीर ज्यादातर पानी से ही बना है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पानी हर जगह बराबर नहीं होता। देखिए ये कितना दिलचस्प है। हमारे फेफड़ों में सबसे ज्यादा करीब 83% पानी होता है, और सोचिए हमारी इतनी ठोस हड्डियों में भी लगभग 31% पानी मौजूद है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग घुमा देगा, हमारे शरीर में मौजूद 90% कोशिकाएं मतलब सेल्स असल में हमारी अपनी हैं ही नहीं। वो तो हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स हैं जो हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे ऊपर हवा का इतना सारा वजन है पर हमें वो महसूस क्यों नहीं होता? ये तो बहुत बड़ी ताकत है। इसका जवाब छिपा है एक कमाल के बैलेंस में। हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बस इसी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई शरीर की बनावट की बात, पर ये मशीन चलती कैसे है? फ्यूल कहाँ से आता है? इसका जवाब है हमारे दूसरे सेक्शन में, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में ये हमारे जिंदा रहने का प्रोसेस है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, न्यूट्रिशन यानी खाने से पोषक तत्व लेना, रेस्पिरेशन यानी उन तत्वों से एनर्जी बनाना, और सिंथेसिस यानी उस एनर्जी से शरीर के लिए जरूरी चीजें बनाना। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पैनक्रियाज के 2 हार्मोन एक टीम की तरह काम करते हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है और ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है। यही है बॉडी का अपना शुगर मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी उम्र क्यों बढ़ती है? इसकी थ्योरी है क्लिंकर थ्योरी। सीधी भाषा में समझें तो जैसे एक इंजन चलने पर धुआं छोड़ता है, वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी कुछ केमिकल कचरा बनाता है, और यही कचरा धीरे धीरे हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, शरीर को फ्यूल तो चाहिए, पर हम इसमें डालते क्या क्या हैं? चलिए देखते हैं हमारे तीसरे हिस्से में कि हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। सुबह सुबह चाय या कॉफी पीकर जो ताजगी महसूस होती है उसकी वजह है कैफीन। ये एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पर असर करता है और हमें जगा देता है। और एस्पार्टेम,
ये वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो अक्सर डाइट ड्रिंक्स में पाया जाता है। ये चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा होता है, पर कैलोरीज ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स। मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें नॉर्मल पोषण के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स भी हों। याद है हमने बात की थी कि 90% सेल्स तो माइक्रोब्स हैं, कहते हैं हमारे शरीर के रक्षकों की, हमारे इम्यून सिस्टम की। सेक्शन 4 हेल्थ एंड डिफेंस। हमारी बॉडी की आर्मी में दो मेन सैनिक हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स को समझिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री जो दुश्मनों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी सेल्स हैं स्पेशल कमांडो जो बी सेल्स की मदद भी करते हैं और सीधे इन्फेक्टेड सेल्स पर हमला भी करते हैं। अब एक अविश्वसनीय कहानी मिली जेम्स हैरिसन से, जिन्हें दुनिया रिकैप के लिए तैयार हो जाइए। चलिए फटाफट दोहराते हैं। फीमर सबसे लंबी हड्डी, शरीर में पानी 65 से 70%, आंत के माइक्रोब्स 90% सेल्स, इंसुलिन या ग्लूकागॉन ब्लड शुगर रेगुलेटर, क्लिंकर थ्योरी एजिंग, कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स दवा वाले फूड्स, प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया, बी और टी सेल्स इम्यून डिफेंस। जेम्स हैरिसन 24 लाख बच्चों को बचाया, और आईसीएमआर भारत की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी। बीमारियां, उनके कारण और वो कितने तरह की होती हैं। सबसे पहली बात जो याद रखनी है, थैलेसीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये किसी इन्फेक्शन से नहीं फैलता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ 4 अलग अलग वजह हैं बीमारियों की, ध्यान से सुनिए। घेंघा ये होता है आयोडीन की कमी से। जानवरों में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो है एक वायरस। हैजा ये फैलता है बैक्टीरिया से, और एथलीट फुट ये है एक फंगल इन्फेक्शन। पानी के सोर्स पर भी सवाल बन सकता है। देखिए जो कम गहरे हैंडपंप होते हैं ना, उनके पानी से हैजा, टाइफॉइड, पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पानी बहुत गहरा है तो उसमें फ्लोराइड ज्यादा होने का खतरा रहता है, जिससे फ्लोरोसिस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। इसमें हम देखेंगे अलग अलग पैथोजेंस के बारे में। एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। याद रखिए एडिनोवायरस में होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इससे कॉमन कोल्ड जैसी चीजें हो सकती हैं। वहीं रेट्रोवायरस में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये एड्स जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। एंथ्रैक्स, इसका नाम सुनते ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर दिमाग में आना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसे सीधा सीधा याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन और कुछ बड़ी खोजों की, एकदम रैपिड फायर। ये टेबल देखिए, फटाफट मैच करते हैं। एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों ही पेन किलर्स हैं। बार्बिट्यूरेट्स ये एक सेडेटिव है, मतलब नींद लाने में मदद करती हैं, और टैक्सोल ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, बहुत जरूरी। यहाँ 2 बड़े फैक्ट्स हैं। पहला, कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, और दूसरा, मेडिकल हिस्ट्री का एक मील का पत्थर, दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। वैक्सीन के टाइप्स पर मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। ज़ाइकोव डी है एक डीएनए वैक्सीन, स्पुतनिक है वेक्टर बेस्ड, मॉडर्ना जैसा कि नाम से ही लगता है एमआरएनए वैक्सीन है, और कोवैक्सिन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये एक नया टर्म हो सकता है, बायो इंटरवेंशनिस्ट। बस 2 शब्द याद रखिए, पेनलेस और नीडललेस, मतलब बिना दर्द और बिना सुई के इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। यहाँ हम देखेंगे कुछ जरूरी अवेयरनेस डेज और कैंपेन्स। ये तो बस सीधे सीधे रटने वाले फैक्ट्स हैं। 2 चीजें हैं यहाँ। पहला, रेड रिबन एक्सप्रेस। ये एड्स अवेयर का क्या मतलब है? बस इतना याद रखिए, जब कोई बीमारी बहुत बड़े इलाके में, मतलब लगभग पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोविड-19। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जब दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। इसकी वजह क्या है? एंटीबायोटिक्स की गलत डोज लेना, जानवरों पर एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल, या फिर कई पुरानी बीमारियां होना। एक बात का खास ध्यान रखना है, जेनेटिक वजह इसका कारण नहीं होती। ये ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। किन प्रोफेशंस में डीएनए में बदलाव का खतरा ज्यादा होता है? लिस्ट में है वो रिसर्चर्स जो कार्बन 14 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस और पेंटर्स या डेकोरेटर्स। ये जनरल नॉलेज का एक जरूरी सवाल है। जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये है सबसे जरूरी टेकअवेज। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। बीमारियों की वजह क्या है? जेनेटिक, वायरल या बैक्टीरियल। पैथोजेंस में एडिनोवायरस का डीएनए और रेट्रोवायरस का आरएनए याद रखना है। दवाइयां और वैक्सीन के टाइप पता होने चाहिए। सारी जरूरी तारीखें दिमाग में बैठा लीजिए, और आखिर में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की रैपिड फायर ड्रिल। मैं संस्थान का नाम बोलूंगा और लोकेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। यहाँ स्पीड और मेमोरी दोनों का खेल है। तैयार है? चलिए। सबसे पहला नाम, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये है नई दिल्ली में, और हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ये साल जरूर याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय औषधि। स्मार्ट तरीके से असल में फसल और खरपतवार इन केमिकल्स को अलग अलग स्पीड से एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से सिर्फ खरपतवार ही खत्म होते हैं। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है 2,4-D। ये एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही चुन चुन कर निशाना बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन के इस्तेमाल को और बेहतर कैसे बनाया जाए। देखिए, 3 मेन तरीके हैं। पहला, फर्टिलाइजर को एक बार में नहीं बल्कि छोटी छोटी डोज में दें। दूसरा, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करें ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो। और तीसरा, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ही प्रयोग करें। मकसद बस एक है, पौधे को दिए गए फर्टिलाइजर का पूरा फायदा मिले। अब आते हैं एक बहुत ही विवादास्पद टॉपिक पर, टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। आखिर इसमें इतनी चिंता की बात क्या है? या फाइबर के लिए उगाते हैं, लेकिन पेट्रोक्रॉप्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खास तौर पर एनर्जी के लिए उगाई जाती हैं। इनसे बायोफ्यूल बनता है। इनमें हाइड्रोकार्बन और लिपिड बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सेब को काटने के बाद वो भूरा क्यों पड़ जाता है? सोचा है कभी? इसका जवाब है टैनिन। जब कटा हुआ सेब हवा के संपर्क में आता है तो टैनिन की वजह से ही उसका रंग नारंगी भूरा हो जाता है। ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। एक और सीधा साधा फैक्ट, पुदीने के पौधे में जो एसेंशियल ऑयल होता है उसकी सबसे ज्यादा मात्रा उसकी पत्तियों में मिलती है।
चलिए अब जरा कीट नियंत्रण और जैव विविधता की बात करते हैं, यानी हम अपनी फसलों को कैसे बचाते हैं और प्रकृति का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। तो बोटैनिकल पेस्टिसाइड्स यानी वनस्पति कीटनाशक, ये वो कीटनाशक हैं जो सीधे पौधों से ही मिलते हैं। कुछ नाम याद रखिएगा, रोटेनॉन, पायरेथ्रिन, कुआसिया, रेनिया और सबडिला। और फिर आते हैं बायोपेस्टिसाइड्स यानी जैव कीटनाशक। ये असल में कीटों से लड़ने का प्रकृति का अपना तरीका है। ये बैक्टीरिया, फंगस और फूलों वाले पौधों जैसे नेचुरल सोर्स से बनते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है हमारा नीम का पेड़। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। जब किसी भी जीव की आबादी बहुत कम हो जाती है तो दो चीजों की वजह से उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता खत्म होने लगती है। एक है इनब्रीडिंग और दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये विविधता किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ओके, अब आता है हमारा रैपिड फायर राउंड। कुछ और जरूरी फैक्ट्स फटाफट। पश्मीना, सब सोचते हैं ये भेड़ की ऊन है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। पश्मीना एक खास नस्ल की बकरी से मिलती है जो हिमालय के इलाके में पाई जाती है। तो याद रखिए, पश्मीना मतलब बकरी, भेड़ नहीं। हर्बेरियम, ये क्या होता है? इसे आप पौधों की एक सूखी लाइब्रेरी समझ सकते हैं। इसमें स्थानीय पौधों के नमूनों को सुखाकर प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उन पर साइंटिफिक स्टडी हो सके। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर इस धरती से सारे के सारे पौधे अचानक गायब हो जाएं? सबसे पहला और सबसे भयानक असर ये होगा कि हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस तेजी से खत्म हो जाएगी। और बिना ऑक्सीजन के जीवन का क्या होगा ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो सब कुछ पक्का करने के लिए चलिए एक आखिरी और तेज रिकैप कर लेते हैं। मेरे साथ दोहराइए। हर्बिसाइड्स 2,4-D, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, टर्मिनेटर सीड्स, केसर, पेट्रोक्रॉप्स, टैनिन, मिंट ऑयल, बोटैनिकल पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, पश्मीना और हर्बेरियम, ये सारे कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। और अब जाने से पहले आपके लिए एक एग्जाम चैलेंज। सवाल है, लेटेक्स वाले पौधे जिनमें हाइड्रोकार्बन और लिपिड भरपूर मात्रा में होते हैं जैसे कि यूफोर्बिया, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बोटैनिकल पेस्टिसाइड्स, बी पेट्रोक्रॉप्स, सी हर्बिसाइड्स या डी बायोफर्टिलाइजर्स। सोचिए और सही जवाब चुनिए। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हम जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज की दिलचस्प दुनिया में। पहला शब्द है बायोल्यूमिनेसेंस। देखिए, ये प्रकृति की अपनी रोशनी है। जैसे समुद्र के कुछ जीव या फिर हमारे जुगनू रात में चमकते हैं ना, बस वही। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन से होता है। और अब बात करते हैं जुगनू की ठंडी रोशनी की। इसको ठंडी रोशनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं निकलती। परीक्षा के लिए इसकी रेसिपी याद रखनी है। एंजाइम लूसिफरेज, लूसिफेरिन, मैग्नीशियम, एटीपी और ऑक्सीजन, ये 5 नाम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसजेनिक्स सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब डीएनए के एक छोटे से हिस्से में बदलाव करना। वहीं ट्रांसजेनिक्स का मतलब है पूरे के पूरे जीनोम को ही बदल देना। तो एक माइक्रो लेवल पर है, दूसरा मैक्रो लेवल पर। अगला है एमनियोसेंटेसिस। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसका मुख्य उद्देश्य है जन्म से पहले ही भ्रूण में किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाना। बायोडिग्रेडेशन, ये आप कह सकते हैं प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़कर सिंपल बना देते हैं। अब आता है बायोमास। इसके 2 मतलब हैं और दोनों ही याद रखने हैं। पहला, वो पदार्थ जो हमें जिंदा पौधों से मिलता है, और दूसरा, किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद सभी जीवों का कुल सूखा वजन। बैक्टीरियोफेज, इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला करता है। और जानते हैं, इसी खासियत की वजह से इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सरोगेसी, इसकी परिभाषा एकदम सीधी है, किसी भ्रूण को एक किराए की कोख में ट्रांसफर करना। इसे ही आम भाषा में कोख किराए पर लेना कहते हैं। जीन थेरेपी, इसके बारे में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खून से जुड़ी बीमारियों के इलाज में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जो मुश्किल से मुश्किल हालात में काम करती है। क्रायोप्रिजर्वेशन और क्रायोनिक्स, दोनों में ही फ्रीजिंग होती है, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। क्रायोप्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन से -196 डिग्री पर बायोलॉजिकल सैंपल को बचाकर रखा जाता है। वहीं क्रायोनिक्स में पूरे शरीर को इस उम्मीद में फ्रीज किया जाता है कि भविष्य में उसे फिर से जिंदा किया जा सकेगा। सैटेलाइट इमेजरी, जिसे रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी से हम दूर बैठकर ही धरती पर नजर रख सकते हैं, जैसे कि पौधों में क्लोरोफिल कितना है, ग्रीन हाउस गैस कहाँ से निकल रही है, या जमीन का तापमान क्या है। गामा गार्डन, आप इन्हें एक तरह के एटॉमिक गार्डन भी कह सकते हैं। ये ऐसी रिसर्च फैसिलिटीज हैं जहां पौधों पर रेडिएशन डाली जाती है ताकि उनमें नई तरह के म्यूटेशन पैदा हो जिनका अध्ययन किया जा सके। और ड्राई आइस, ये तो बहुत सिंपल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ठोस रूप है, बस इतना ही। चलिए अब कुछ जरूरी वैज्ञानिक उपकरणों पर भी एक तेज नजर डाल लेते हैं। माइक्रोस्कोप, इसका काम तो हम सब जानते हैं, है ना? जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें बड़ा करके दिखाना, यानी अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें एक बात अच्छे से समझनी है, ये सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है या नहीं। ये नहीं मापता कि चार्ज कितना है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है।
स्पेक्ट्रोस्कोप। ये उपकरण रोशनी के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है। मतलब ये प्रकाश को उसके 7 रंगों में तोड़कर दिखाता है, जैसे इंद्रधनुष में होता है। और आखिर में स्टेथोस्कोप। ये तो हम सब ने देखा है, एक मेडिकल टूल जिससे डॉक्टर शरीर के अंदर की आवाजें सुनते हैं, खासकर दिल और फेफड़ों की धड़कन। और अब चलिए इन सभी जानकारियों को एक आखिरी बार एकदम संक्षेप में दोहरा लेते हैं। ये है आपका फाइनल रिवीजन चीट शीट। बस कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जीवों से प्रकाश, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एमनियोसेंटेसिस यानी भ्रूण में विकार, क्रायोनिक्स मतलब पुनर्जीवन के लिए फ्रीज करना, और स्टेथोस्कोप यानी हृदय और फेफड़ों की ध्वनि। इन कीवर्ड्स को पकड़ कर रखना है। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, शरीर को भविष्य में फिर से जिंदा करने के लिए फ्रीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अरे, इसका जवाब तो अभी अभी हमने देखा। थोड़ा सोचिए। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की बुनियादी चीजों की। ये वो जरूरी तत्व हैं जिनसे मिलकर जीवन बनता है।
चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम के उदाहरण हैं पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। हार्मोन्स में आते हैं प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्रोटीन का एक बढ़िया उदाहरण है केराटिन। और आखिर में फॉस्फोलिपिड, वो है लेसिथिन। इन जोड़ों को बस दिमाग में बिठा लेना है। अब चलते हैं दवा और चिकित्सा की दुनिया में। ये फैक्ट्स सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़े हैं और इम्तिहान में इनके आने की उम्मीद हमेशा रहती है। अच्छा, ये याद रखना है, कोडीन एक शामक मतलब सेडेटिव है। एट्रोपिन एक एल्कलॉइड है जो पौधों से मिलता है। सरपंधा एक ट्रैंक्विलाइजर है जो मन को शांत करता है। रेसरपाइन एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, यानी ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और हाँ, कुनैन, ये तो बहुत ही जरूरी है, एक मलेरिया रोधी दवा है। और कुछ जरूरी बातें, कार्सिनोमा के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। मायोपिया को हम आम भाषा में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये अंडे की जर्दी में मिलता है। और CSIR का एक प्रोडक्ट है सहेली, जो एक महिला मौखिक गर्भनिरोधक है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ क्या है और उसके गुण क्या है, ये तो साइंस के एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक होता ही है। यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं, पॉलीमर का एक अच्छा उदाहरण है पॉलीथीन, काउचुक रबर का एक सोर्स है, यूजिनॉल एक खुशबूदार तेल है। जो नेचुरल रबर होता है वो असल में पॉलीआइसोप्रीन है, और क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब ओर है, जो उसे निकालने के लिए जरूरी है। चलिए आगे, ग्रेफाइट को हम एक ल्यूब्रिकेंट या स्नेहक की तरह इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई एक फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। फिनोल्फथैलिन एक इंडिकेटर है, एंटीसेप्टिक नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से बना एक कृत्रिम फाइबर है। अब रेयॉन के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात। अब देखिए, इस पर खास ध्यान देना है। ये एक, आप कह सकते हैं, टिपिकल ट्रैप क्वेश्चन है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। रेयॉन क्या है? एक कृत्रिम फाइबर। ये संशोधित स्टार्च बिल्कुल नहीं है। इस फर्क को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे जीवों की जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी सूक्ष्म जीवों की। ये छोटे होकर भी हमारे लिए बहुत काम के हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये तो बहुत सीधा सा है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में मदद करता है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, खासकर दाल वाले पौधों की जड़ों में। यीस्ट यानी खमीर ये फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाता है। और एस्परजिलस ये साइट्रिक एसिड बनाता है। चलिए अब कुछ जरूरी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और उनके काम को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये तो समझिए क्लासिक एग्जाम वाले सवाल हैं। ये कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। मायोग्लोबिन हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में मिलता है। इंसुलिन का सीधा संबंध पैंक्रियास यानी अग्न्याशय से है। और किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर वो होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और अब आता है हमारा मिसलेनियस साइंस फैक्ट्स का सेक्शन। इसमें कुछ अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी वैज्ञानिक तथ्य हैं जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये कुछ अनोखे फैक्ट्स हैं। हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर कुछ लाख साल में पलट जाता है। धरती का जो शुरुआती वायुमंडल था उसे जीवों ने ही बदला था। और हाँ, CSIR वोटर्स के लिए वो न मिटने वाली स्याही भी बनाता है। इन छोटी छोटी बातों को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल राउंड, सबसे तेज रिवीजन। मैं एक एक करके फैक्ट्स बोलूंगा, बस उन्हें दिमाग में लॉक करते जाइए। चलिए, हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन परिवहन, लैक्टोबैसिलस दही निर्माण, सर्पगंधा ट्रैंक्विलाइजर, विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोटीन केराटिन, कोडीन एक शामक, एट्रोपिन एल्कलॉइड, रेसरपाइन एंटी हाइपरटेंसिव, ग्राफाइट स्नेहक, रेयॉन संशोधित स्टार्च नहीं, कुनैन मलेरिया रोधी दवा, नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रीन, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम अयस्क, यीस्ट अल्कोहल उत्पादन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, मायोपिया निकट दृष्टि दोष और CSIR का सहेली। तो अब बारी है आपके जवाब की।